जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट अभी तक हम क्या कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो सर्किट डायग्राम होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स किए थे। मतलब जैसे ये एक बहुत ही बेसिक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा जिसमें एक ये बल्ब है, देन वी हैव एमीटर एंड देयर इज ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में आपको बेसिक मैंने बता दिया था कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं और इनका यूजेस क्या है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बैटरी, देन अ की, और इसको कर देते हैं कनेक्ट। तो इसमें क्या क्या यूजफुल कंपोनेंट है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैटरी के बारे में, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। और बैटरी में ही आपका आता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टर्म्स आती हैं, इनको भी मैं बता चुका हूं। देन यू हैव आफ्टर दैट वी हैव की। अब की के बारे में क्लोज की क्या होती है और ओपन की क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद कंडक्टिंग वायर का भी मैं आपको बता चुका था, कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं जो हम यूज करते हैं, कौन सी होती है जिसकी लीस्ट रेजिस्टेंस होता है और उसको यूज क्यों नहीं करते, वो भी मैं बता चुका हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया था। देन यू हैव दिस बल्ब। बल्ब के बारे में मैंने आपको बताया था बल्ब क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, टंगस्टन और आर्गन गैस होती है। ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। अब सबसे एसेंशियल जो टॉपिक है आपका वो करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा, सबसे एसेंशियल टॉपिक कौन सा है आपका, ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ है, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट का सरनेम ओम्स। नाउ दिस लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका एक सर्किट में क्या प्रोसेस अकर हो रही है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी एक बल्ब है, ठीक है, बहुत कुछ नहीं लेते इस सर्किट में, एक बैटरी और एक की, ठीक है। अब इनिशियली बैटरी V वोल्ट है, बैटरी का मान लेते हैं ये 5 वोल्ट की है, तो ये बल्ब ग्लो किया, ठीक है। अब अगर हम इस बैटरी को और बढ़ा देते हैं, इस बैटरी की वोल्टेज को और बढ़ा देते हैं और इसको कर लेते हैं 6 वोल्ट, तो ये जो बल्ब है ये थोड़ा सा ज्यादा ग्लो करता है। जैसे कई बार देखा होगा ना कि लाइट डिम आ रही है, अगर लाइट डिम है मींस उसकी जो पोटेंशियल है वो कम है, जो पावर स्टेशन से अपनी सप्लाई आ रही है उसका पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो ये बल्ब जो है डिम लाइट में कम ग्लो करते हैं। वहीं अगर वोल्टेज नॉर्मल है तो ये ज्यादा ग्लो करेंगे, और अगर एक सर्टेन वोल्टेज से बहुत ही ज्यादा आ जाती है वोल्टेज तो ये डिवाइसेस खराब भी हो सकते हैं। इसलिए रात को कहते हैं कि चार्जर और इन सब डिवाइसेस को लगा के नहीं सोना चाहिए। माइट भी जो आपके फोन की बैटरी है उसके लिए वो पोटेंशियल फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ही हाई हो जाए और जिसकी वजह से आपका फोन खराब भी हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रात को फोन चार्जिंग पे नहीं लगाना चाहिए। चलो, अगर ये समझ आया तो ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है ये क्यों करता है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसके अंदर एक बल्ब के अंदर एक रेजिस्टेंस वायर होता है टंगस्टन का, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस की वजह से। अब अगर ज्यादा करंट आएगा, करंट अगर इंक्रीज होता है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा लाइट एनर्जी में इस हीट को कन्वर्ट करेगा अपना बल्ब, ठीक है, समझ आ गया। मतलब ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट मतलब ज्यादा लाइट। सिमिलरली यहां पे देखिए तो ज्यादा वोल्टेज मींस ज्यादा करंट, आई यहां पे इंक्रीज हो गया, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I1। I1 के कंपैरिजन में I1 इज लेस देन I2 है, क्योंकि ये बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा पोटेंशियल इंक्रीज करने पे। ये बात आ गई समझ। अब एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx। अब यहां पे एक चीज समझेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज होगी, और इंडिपेंडेंट मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। यहां पे जनरली मैथमेटिक्स में क्या होता है कि राइट हैंड साइड में जो होती है ना, जैसे यहां पे m कांस्टेंट है और x जो है वो आपका वेरिएबल है,
तो हम यहां पे x की वैल्यूज वेरी कर सकते हैं और x की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि y की क्या वैल्यूज होगी। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है वो वेरिएबल होगा जिसको हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वो वेरिएबल होगा जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल की वजह से चेंज हुआ। सिमिलरली अगर हम इस सर्किट में देखें तो इसमें हमने क्या करंट चेंज किया है? क्या हमने इस सर्किट में करंट चेंज किया है? नहीं, हमने क्या चेंज किया है? पोटेंशियल मींस वोल्टेज। तो यहां पे हम लिख सकते हैं करंट जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसका ऑपोजिट मिलेगा। ठीक है, वो आपको समझाने के लिए थोड़ा ऑपोजिट लिखते हैं, बट रियल डेफिनेशन ये बनेगी कि इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल देन द करंट विल इंक्रीज, हेंस द चेंज इन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द वोल्टेज। समझ गए? मतलब करंट तब चेंज होगा जब पोटेंशियल चेंज होगा, ना कि ऑपोजिट। करंट को कैसे चेंज कर सकते हो आप? जब पोटेंशियल को चेंज करोगे। पोटेंशियल जो है आपका इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल की नोब होती है जो आपका अगर घर में देखा हो या फिर आपने लैब में कभी ले गए हो तो उसमें एक वोल्टेज का बॉक्स होता है, नोब होती है जिसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो उस वोल्टेज रेगुलेटर से आप वोल्टेज को रेगुलेट करते हो, मींस यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज इन योर सर्किट दैट विल change the current in the circuit, hence V is your independent variable and I is your dependent variable। ठीक है, यहां तक समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि समझ आ गया। चलो फिर अब देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, एक सर्किट में जो मैंने बताया था, एक सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज दिस इज आई, दिस इज वोल्टेज, दिस इज बल्ब, और करंट कहां से फ्लो करता है? प्लस टू माइनस, ये है आपकी की। ठीक है, नाउ ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल, मींस इसके अक्रॉस जो ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा करंट में चेंज। वाइल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वाइल टेम्परेचर सेम रहेगा आपका, मींस अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टेम्परेचर T इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस पे, वहां पे आपको चेंज दिखा करंट का, और फिर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर देते हो और सेम वोल्टेज पे अगर देखते हो, मान लेते हैं V इक्वल्स टू 5 वोल्ट पे जो करंट है वो 0.1 मिली एम्पियर है, मान लेते हैं, जस्ट एन अजम्पशन। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो जो आपका 5 वोल्ट पे आप करंट को देखोगे दैट विल इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से जो करंट है वो इंक्रीज भी हो सकता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, बट इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में क्या होता है? करंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और डायमेंशन रिमेन्स द सेम। डायमेंशन मींस जो ये बल्ब है, ये इसके अंदर की वायर, जो ये टोटल वायर है, मान लेते हैं एक सर्किट आपने बताया 5 मीटर लेंथ का, फिर दूसरी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास सेम वायर नहीं है, तो आपने क्या किया, छोटी वायर लेके 2 मीटर की वायर से ये कंप्लीट सर्किट बना लिया। तो क्या आप मान सकते हो कि ये जो वोल्टेज है और जो करंट है ये सेम आएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर और डायमेंशन दोनों सेम होनी चाहिए आपके एक करंट के लिए, एक ओम्स लॉ की स्टेटमेंट के लिए। ये बहुत एसेंशियल चीज है। नाउ जो आपका यहां का पोर्शन है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं होगा, वो मैंने जैसे आपको बताया है तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। ठीक है, now mathematically I is directly proportional to V, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। now for removing the proportionality sign, अब हमने पढ़ा है कि प्रोपोर्शनलिटी अगर साइन है तो उसको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट वेरिएबल हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। इट इज नॉट कांस्टेंट वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट जिसको हम ऐड करते हैं। यहां पे एक वेरिएबल हमने ऐड किया जिसको कहा R इज योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनलिटी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज इक्वल्स टू V बाई R। अगर हम ऐड करते हैं 1 बाई R इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये जो है आपका क्या हुआ, 1 by R is also constant. So we can say that we are adding a proportionality constant R। या तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं और इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, I is directly proportional to V। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम किसी भी साइड ऐड कर सकते हैं, तो वी कैन राइट डाउन लाइक इट। सो IR is equals to V। अब जो V है उसकी SI यूनिट बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में SI यूनिट बताओ V की, और I की यूनिट जो SI यूनिट होगी वो बताओ कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके। अब मैं बता रहा हूं, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय A, वोल्टेज की SI यूनिट होती है वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, दिस इज कैपिटल A। अब यहां पे आपका एक न्यू टर्म आई R, जिसको आप क्या कहोगे, दिस SI यूनिट ऑफ R जो है, जो आपका यहां पे आया है, इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट इसकी होती है ओम, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओमेगा, दिस इज कैपिटल ओमेगा। स्मॉल ओमेगा कैसा होता है, ऐसा, दिस इज स्मॉल ओमेगा, ठीक है। तो SI यूनिट R की क्या हो जाएगी, ओमेगा, और इस R को क्या बोलते हैं, इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, मेटल, इंसुलेटर और एनीथिंग, मींस दिस इज द रेजिस्टेंस और इनसाइड दिस सर्किट और रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस। अब रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, दैट इट इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उनके फ्लो होने में जो हिंड्रेंस होती है वही आपका रेजिस्टेंस होता है। तो R will be given for a metallic wire at some given temperature, means if there is some numerical in your exam, then वहां पे आपका given होगा resistance, that if you are using copper wire, then the resistance of the copper wire will be this when the length is this and temperature remains this, ठीक है। तो आपको एक certain value given होगी। अब इन 10th स्टैंडर्ड आपके टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या करंट में चेंज होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम वो इक्वेशन और ये सब चीजें नहीं करेंगे, आप 12th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ लेंगे। चलो फिर समझ आ गया। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ना इसको याद रख लो, रिमेंबर, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो ये सब चीजें समझने में। इसमें क्या है, V ऊपर लिखते हैं, I नीचे, R नीचे। तो मान लेते हैं आपको R की वैल्यू निकालनी है, तो R को कट कर दीजिए। सो R विल बी V बाई I, V डिवाइड बाय I, समझे। अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है I की, सो I विल बी इक्वल्स टू V बाई R। I की वैल्यू निकालना, I को कट कर दीजिए, V बाई R। अगर आपको वैल्यू निकालनी है V की, ये V की वैल्यू निकालनी है, तो V इक्वल्स टू IR। सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम जिससे आप समझ सकते हो कि हम इसको याद कैसे रखें। अगर ये समझ आ गया तो एक डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम का क्या मतलब है, अगर हम इक्वेशन लिखे V इक्वल्स टू IR, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इस इक्वेशन को बोलते हैं ओम्स लॉ। Now if we plot the diagram between V and I, अब ये जो प्लॉट किया है हमने डायग्राम, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे, करंट भी आपका इंक्रीज होता रहेगा, वोल्टेज इंक्रीज, करंट इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज, करंट इंक्रीज। अब इसमें यहां लिखा है ना स्लोप। स्लोप क्या होती है, स्लोप मीन ढलान, कितना स्लोपी एक सरफेस है। स्लोप एक ग्राफ पे हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ पे स्लोप होती है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे y एक्सिस क्या है, V वोल्टेज, x एक्सिस क्या है, I, तो V बाई I, यहां इस इक्वेशन को देखोगे तो V बाई I क्या है आपका R। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो होगा आपका रेजिस्टेंस।
सो द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज योर रेजिस्टेंस। अब सेकेंड चीज देखें कि अगर हम इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, यहां पे कर देते हैं I, यहां पे कर देते हैं V, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा भी गया है, और इसकी स्लोप निकालने को आपको दिया जाए कि इस ग्राफ से फाइंड द रेजिस्टेंस। एक चीज ये आ सकती है, फाइंड द रेजिस्टेंस, ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपकी आ सकती है, इफ द स्लोप ऑफ द कर्व IV कर्व इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो स्लोप क्या होती है? स्लोप इज इक्वल्स टू y एक्सिस विच इज योर I डिवाइड बाय x एक्सिस विच इज योर V। अब ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल्स टू IR, देन I बाई V इक्वल्स टू 1 बाई R, मीन्स ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1 बाई R, मीन्स स्लोप ऑफ IV कर्व इज 1 बाई R। तो अगर आपको स्लोप गिवन है तो उसका रिवर्स कर दोगे, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर वैल्यूज गिवन है, मान लेते हैं ये 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, यहां पे 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट। अब आपको निकालना है इसका स्लोप। स्लोप कैसे निकालो? एक पॉइंट पकड़ लो, दूसरा पॉइंट पकड़ लो, इन दोनों में जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो 4 माइनस 2 हाइयर वैल्यू मींस y2 अपॉन y1 डिवाइड बाय, क्योंकि ये स्ट्रेट कर्व है तो हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज एवरेज वैल्यू। 2 पॉइंट्स का लेके हम अगर स्लोप निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। यहां पे आपका आ गया 20 माइनस 10, क्या आ गया? 2 अपॉन 10। सिमिलरली अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो एक तो ऐसे डिफरेंस लेके निकाल सकते हो, ये जनरल मेथड हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो भी आप ये मेथड लगा सकते हो फॉर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू। बट ये आपकी स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी हम 2 पॉइंट ले सकते हैं, एक ये एक ये। इस पॉइंट से जैसे इस ग्राफ में अगर बताए स्लोप निकालने, जो आपका रेजिस्टेंस आएगा तो ये V1 ये I1, तो V1 डिवाइड बाय I1 आपकी स्लोप आ जाएगी। समझ गए? उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे ये करना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। लिखना चाहो तो आप ये सब लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया V इक्वल्स टू IR, और ऐसे कुछ डिवाइसेज आपने देखे होंगे। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट CFL को, ट्यूबलाइट को, किसी भी एक सर्किट को आप खोल के देखते हो, उसके अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं, मींस 2 टर्मिनल होंगे लेकिन वो ब्लैक कलर का होगा, यहां पे एक लाइन होगी। ये तो होता है आपको डायोड। लेकिन ऐसे ब्राउनिश कलर में जिसके ऊपर कुछ बैंड होंगे, ये ऐसे 4 बैंड होते हैं, वो होता है आपका रेजिस्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं इसलिए कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इफ यू आर यूजिंग सेमीकंडक्टर देन इट इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्यों? जैसे एक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगर फ्लो करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हुए चलेंगे, ठीक है। हर मेटल में डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज कितनी पास है, कितनी दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कम और ज्यादा होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका? बेटा पिछली वीडियो में बताया, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका? बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस समवट एनालोगस टू द फ्रिक्शन। जैसे 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपके चलने को रोकता है, उसकी मूवमेंट को स्लो करता है। सो फ्रिक्शनल के जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी में कह सकते हैं आपका रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी में होता है कि आप रेजिस्ट करें फ्लो ऑफ चार्जेस, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर कोई भी रेजिस्ट हो रही है तो उसमें हीटिंग भी प्रोड्यूस होती है। उस हीटिंग को हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट आने वाले कुछ टॉपिक्स में करने जाएंगे। अब जैसे कि हमने करंट को डिफाइन किया था 1 एम्पियर ऑफ करंट, जैसे हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, वैसे ही हम डिफाइन करेंगे 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। सो 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट और कंडक्टर, एक सर्किट में, कंप्लीट सर्किट में, या फिर हम एक स्पेसिफिक कंडक्टर में, इफ द वोल्टेज ड्रॉप
जो वोल्टेज ड्रॉप है मींस जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं, वेट अ मिनट, जो हम बैटरी यूज कर रहे हैं उस वो कितना एक पोटेंशियल ड्रॉप करता है कंप्लीट सर्किट में, मींस क्या पोटेंशियल ड्रॉप है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप अप और अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, जब ये 1 वोल्ट है, एंड द करंट इन द सर्किट, द करंट इन द सर्किट is your 1 ampere, the resistance of the circuit is 1 ohm, then the resistance of the circuit, this whole circuit will be 1 ohm, means जब बैटरी जो आपकी 1 वोल्ट की लगाई जाए और उस 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो जो कंप्लीट सर्किट है उसमें आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 1 एम्पियर, ओह सॉरी 1 ओम, ठीक है। नाउ Why is it important to study Ohm's law? बताओ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई भी ये एक डिवाइस है जो आपको बनाना है, तो जो रेजिस्टेंस होते हैं ये हो सकते हैं 1 ओम के, 2 ओम के, 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, दीज आर सम कॉमन वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस। अब मान लेते हैं आपने एक सर्किट बनाना है, बहुत ही छोटा सर्किट बना रहे हो जो आपका कंप्यूटर्स में यूज होना है। इन केस ऑफ लैपटॉप्स, इन केस ऑफ पीसीज, यू यूज दीज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल वैल्यूज, लाइक इफ यू आर यूजिंग 1.5 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस, 1.5 ओम का रेजिस्टेंस तो आपका अवेलेबल ही नहीं है, सो क्या आप ये 1.5 ओम का रेजिस्टेंस बनाओगे? एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए जाओगे? नहीं। So to find or to make this 1.5 ohm resistance, आप क्या करोगे, कुछ रेजिस्टेंस, ये आपको पता है ना रेजिस्टेंस का सिंबल है, कुछ रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कंबाइन करोगे, कुछ को पैरेलल में कंबाइन करोगे, और जो टोटल होगा इनका कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन से हम वैल्यूज निकालेंगे 1.5 ओम। समझ गए? मान लेते हैं आप एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट हो एंड यू आर हैविंग 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इतना फंड भी नहीं देती है जो आप सारे रेजिस्टेंस रख सको एक लैब में। सो आपके पास कुछ एक रेजिस्टेंस है और आपको बनाना है और एक सर्किट जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है 8 ओम रेजिस्टेंस की। क्या करोगे आप? इन सबको सीरीज में कंबाइन कर दोगे, आपके पास 8 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ को इसलिए स्टडी करते हैं सो दैट वी कैन यूज दीज रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर करंट और ये वोल्टेज का क्या यूज है? बेटा करंट और वोल्टेज, आप छोटे डिवाइस बनाते हो तो उसमें करंट और वोल्टेज का ही रेशियो लेके आप रेजिस्टेंस यूज करते हो ताकि वो बर्नआउट ना हो जाए कि भाई आउटपुट इतनी जानी है, इनपुट ये है, इनपुट पे ये जो करंट है इतना प्रोड्यूस होगा, क्यों? जब इसका रेजिस्टेंस इतना है। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाएगा ताकि अपना डिवाइस बचा रहे। ऐसे ये सब चीजें यूज करके हम आगे अपने सर्किट बनाते हैं इन केस ऑफ इंजीनियरिंग। नाउ इन मैनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट देयर इज नीड टू मेंटेन कांस्टेंट करंट। ओके, देयर आर सम डिवाइसेस वेयर वी हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट करंट एंड देयर आर सम डिवाइसेस वेयर वी नीड टू मेंटेन सम कांस्टेंट पोटेंशियल। तो कांस्टेंट करंट के लिए सीरीज में लगा देंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए पैरेलल में लगा देंगे सर्किट में। Now, some devices where voltage can fluctuate, जहां पे voltage fluctuate करते हैं, and in many cases we need to vary current through devices and letting the voltage on the device be the same. डिफरेंट करंट भी हो सकता है और पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल सेम रह के करंट फ्लक्चुएट भी कर सकता है। दीज आर सम कंडीशंस। उस केस में भी हमें पता होना चाहिए कि कितना रेजिस्टेंस आपका सर्किट में है और कितना हम चेंज करेंगे वोल्टेज जिससे वो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ जाएगा, और रेजिस्टेंस पे नहीं करंट पे फर्क पड़ेगा। और बहुत हाइयर फर्क पड़ रहा है मींस मान लेते हैं एक सर्किट है जिसमें अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो किया तो बर्न हो जाएगा। तो अगर हम बाहर से इनपुट ले रहे हैं 220 वोल्ट्स, ये एक उस सर्किट के अक्रॉस सारे रेजिस्टेंस को काउंट कर लेते हैं, जो छोटे छोटे डिवाइस है सबको काउंट कर लेते हैं और हम करंट निकालते हैं और वो निकल रहा है 10 एम्पियर। ये तो बहुत ज्यादा है। तो इस 10 एम्पियर करंट को कम करने के लिए क्या करेंगे? रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। क्यों? V इक्वल्स टू IR। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, ये सेम है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। V सेम है, करंट
इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे, करंट डिक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पे हमें करंट डिक्रीज करना है तो ये जो डिवाइसेज है ना, इनको यहां पे इंसर्ट कर देंगे ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाए और करंट कम हो जाए, अपनी एक 5 एम्पियर की जो लिमिट है उससे कम आ जाए। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग ओम्स लॉ एंड यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या कैसे कैसे कंबाइन करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है। नाउ ये आपको समझ आ गया। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, 2 होते हैं। जैसे कि अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर आपके ग्रेविटी होती है तो F इजिकल्स टू mg, वेरी फिजिबल। बट जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हो तो F इजिकल्स टू mg इज नॉट फिजिबल, क्योंकि वहां पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया। सराउंडिंग में जो फोर्स है, जो भी इक्विवेलेंट फोर्स होगा अर्थ और मून, सन, इन सब की वजह से, उसकी वजह से F इज नॉट इक्वल्स टू mg, देयर आर सम डिफरेंट वैल्यूज। सिमिलरली आपके कुछ डिवाइसेज होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, मतलब करंट वेरी करेगा तो जो वोल्टेज है वो लीनियरली वेरी करेगी। कुछ डिवाइसेज होते हैं जो फॉलो नहीं करते। अब इनको देखते हैं। ओमिक डिवाइसेज जो होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कोयल होती है वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो करती है। रियोस्टेट आपको पहले बताया, दिखाया मैंने कैसा होता है रियोस्टेट। नाइक्रोम वायर, जो मोस्टली आपके स्कूल में लैब में यूज होते हैं, वो एक वायर का यूज करते हैं जो नाइक्रोम की बनी होती है। सिल्वर वायर, इट इज कंडक्टिंग वायर विच ऑल्सो फॉलो योर ओम्स लॉ। इन सब में क्या होता है कि आपका ये ओम्स लॉ होते हैं। जो ओमिक डिवाइस है वो क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फॉर दीज डिवाइसेस देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। बट इन केस ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस जो आपने अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आप कुछ एक के बारे में पढ़ लोगे, जैसे ट्रांजिस्टर, जैसे डायोड, वैक्यूम ट्यूब इज सिमिलर टू योर ट्रांजिस्टर्स। सोलर पैनल के बारे में आप पढ़ोगे, फोटो डायोड, दीज आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। ये कुछ डिवाइसेज हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते और इनका जो प्लॉट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका जो प्लॉट आएगा वो कुछ ऐसा होता है, यूं बैकवर्ड बायस में ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इन डिवाइसेस को बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। एक एग्जांपल ये रहा, दिस इज एन एग्जांपल फॉर ट्रांजिस्टर, नॉट ट्रांजिस्टर, डायोड। ये डायोड का एक VI कैरेक्टरिस्टिक बनाया हुआ है, डायोड। तो यहां पे देख रहे हो आप, लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये डिवाइसेस ओमिक नहीं है। ये क्या है? नॉन ओमिक। वेरी गुड। अब जैसे इलेक्ट्रिक, ये दोनों प्लॉट को एक में श्योर कर दिया है कि अगर ओमिक है तो स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन ओमिक है तो ऐसे होगा। आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आपके एग्जाम में, या तो इस ग्राफ से दिखा दो या इस ग्राफ से दिखा दो, और ऐसे भी दिखा सकते हो। ये डिवाइसेस जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये ओमिक होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन का फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वो टॉपिक है जो आपके क्या बोलते हैं सिलेबस में नहीं है, बट इट इज वेरी एसेंशियल। क्यूरियस जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एसेंशियल है। जैसे कि आपने ये डायोड देखा होगा, ऐसा एक डायोड का क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रोड्स जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, इनको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आपके क्या है? रेजिस्टेंस। सो ये जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस को स्टडी कैसे करते हैं? ये आपके डिफरेंट बैंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक टॉलरेंस होती है, कितना टॉलरेट कर सकता है वो रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं इन स्ट्रिप्स के बेसिस पे। मींस फर्स्ट बैंड जिस कलर की है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको न्यूमेरिक वैल्यू कहां से बेटा? उसको बताएंगे। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आती है आपकी, इसको आप समझिए, फर्स्ट बैंड लेफ्ट साइड से ऐसे शुरू होता है, राइट साइड में टॉलरेंस वैल्यू होती है। टॉलरेंस जो होती है वो मोस्टली गोल्डन और सिल्वर कलर की होती है एट मैक्स, और कई बार ये ब्राउन और रेड कलर के भी बैंड्स होते हैं। हमारे इंडिया में 4 बैंड रजिस्टर होता है, बाहर 5 बैंड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट मान लेते हैं ब्राउन है, तो ब्राउन जो है फर्स्ट बैंड अगर ब्राउन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1।
देन यू हैव ग्रीन, सेकंड ग्रीन, इसकी वैल्यू होगी 5. देन थर्ड बैंड इज योर रेड, सो रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज रेड, सो वी हैव द मल्टीप्लायर 100, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर 100. फिर प्लस माइनस, अगर ये कोई कलर है नहीं तो यहां पे अगर गोल्ड होता सो प्लस माइनस गोल्ड की जो वैल्यू है वो होती 5%. ठीक है, समझ आ गया. चलो एक लेते हैं, इसको समझते हैं. ये जो बैंड है ये मान लेते हैं रेड, ग्रीन और येलो है, रेड, ग्रीन और येलो, और यहां पे सिल्वर कलर है, यहां पे है सिल्वर. तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा. वीडियो पॉज करके लिखिए, मैं बता रहा हूं आपको. अब रेड जो है फर्स्ट बैंड पे है तो रेड 2, देन ग्रीन ऑन सेकंड, सो ग्रीन विल बी 5, देन यू हैव येलो, येलो ऑन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4. ठीक है, अब इसको याद रखना आसान है. फर्स्ट सेकंड बैंड में सेम है, जो वैल्यूज हैं वो सेम है. देखो 9 तक सेम है. जो ब्लैक है उसका सेकंड वैल्यू फर्स्ट पे तो होता नहीं है, सेकंड जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है. अब मल्टीप्लायर में क्या है, यहां पे देखो 1 0, यहां पे 2 0, 3 4 5 और 6, 3 और 3 6, सो 10 to the power 6, 10 to the power 4. सो ये अगर आपको याद हो गई ना, ये फर्स्ट एक टेबल, तो आप पूरी टेबल याद रख सकते हो. नाउ यू हैव 25 into 10 to the power 4, देन यू हैव सिल्वर. सिल्वर का क्या है टॉलरेंस, प्लस माइनस 10%. दिस इज द टॉलरेंस. ठीक है, ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम. तो ये आपका इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, जिसका फर्स्ट बैंड रेड है, सेकंड ग्रीन है, थर्ड येलो है एंड फोर्थ बैंड इज योर सिल्वर. ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ब्लू, पर्पल एंड ग्रे, और यहां पे जो फोर्थ बैंड है वो है गोल्ड, ये है ग्रे. ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, चलो उम्मीद है समझ आ गया होगा. कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए वीडियो पॉज करके. जो आपका आंसर आ रहा है मैं कंटिन्यूअस कराता हूं. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, करंट निकालना है आपको. जब वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट का है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, इफ द रेजिस्टेंस, ओके दिस विल बी नॉट वोल्ट, दिस इज ओम. आपका रेजिस्टेंस जो है वो है 1200 ओम. तो आपका करंट क्या होगा, यूजिंग ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल्स टू IR, V इज 220 वोल्ट डिवाइड बाय R 1200, वी गेट करंट. इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये वोल्ट में है, ये ओम में है, तो आपकी ये यूनिट हो जाएगी एम्पियर. ठीक है, चलो ये समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, अगर रेजिस्टेंस आपका, ये गलत लिखा हुआ है, टीम ने गलत लिखा हुआ है. ठीक है, हाउ मच करंट निकालना है आपको. अगर हम एक हीटिंग कोयल लगा देते हैं जो ऑपरेट करती है 220 वोल्ट पे, और रेजिस्टेंस है, उस कोयल की रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो आपका करंट क्या होगा. तो यूजिंग दैट ट्रायंगल VIR, वी नीड टू फाइंड I, सो I विल बी इक्वल्स टू V बाई R. यहां से 220 अपॉन 100, you will get the value, this is the value of the current that this heater will get when there is resistance of 100 ohm and potential of the battery that is used is 220 volt. Then second question आपकी स्क्रीन के सामने, इसका आंसर दीजिए. The potential difference between the terminal of electric heater is, potential difference आपका गिवन है, जो गिवन हो बेटा पेपर में ऐसे लिखना है, गिवन V is equals to 60 volt. ठीक है, when it draws a current I जो करंट है, जो ये इस यहां से सर्किट से ड्रॉ करेगा, मींस निकलेगा, वो जो है आपका क्या है, अब आपको विजिबल होगा.
करंट इज 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। अब आपको ये कंडीशन दे दी, अब आपको कहा है कि करंट कितना होगा अगर पोटेंशियल आपका 120 वोल्ट हो जाए। पोटेंशियल 120 वोल्ट हो जाए तो करंट क्या होगा, कैसे निकाल सकते हो इसको। अब आपने देखा होगा जो हीटर है उसकी कॉइल तो बदली नहीं है, मींस जो उस कॉइल का रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो यू कैन से R1 इज इक्वल्स टू R2, R1 R2 का इक्वल है। और जो ट्रायंगल था उससे कह सकते हो VIR, R अगर निकालना है तो वो हो जाएगा V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन I2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। V1 क्या है आपका 60 और I1 4, V2 120, I निकालना है, यहां से I की वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है, I की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड आप क्या यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो यहां से, इसका और इसका यूज करके। तो V60 I4, यहां से आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को आप यूजिंग ओम्स लॉ सेकेंड टाइम क्या होगा, V इक्वल्स टू IR, V2 I2, R सेम है, तो V क्या हो जाएगा आपका 120 वोल्ट गिवन है, ये 120 वोल्ट इज इक्वल्स टू I जो आपको निकालना है, क्योंकि करंट आपको निकालना है तो I गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस यहां से आपने निकाल लिया है, तो रेजिस्टेंस I इंटू रेजिस्टेंस, तो I विल बी इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय R की वैल्यू यहां से, ठीक है, 15 ओम। यहां से आपकी वैल्यूज आ गई। चलो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो डू लाइक द चैनल, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब ऑल्सो। लेट्स meet in the next video lecture. Till then, take care. Bye bye.